हे फ्रेंड्स, दिस इज स्टेफी अरोड़ा। वेलकम टू डे 9। आज हम करेंगे गवर्नमेंट बजट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एक गवर्नमेंट बजट और एक हमारा नेशनल इनकम सबसे ज्यादा वेटेज एग्जाम में ये कवर करता है। तो बहुत अच्छे से आज इसको जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर लेंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो पहले बात करते हैं सिंपल मीनिंग क्या होता है गवर्नमेंट बजट का। बजट का मीनिंग समझते हैं। बजट का मतलब क्या होता है, ये एक तरह की होती है प्लान्ड स्टेटमेंट। प्लान स्टेटमेंट मतलब ये गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है कमिंग ईयर के लिए, जिसमें वो प्लान करती है अबाउट इट्स रिसिप्ट्स एंड अबाउट इट्स एक्सपेंडिचर। कमिंग ईयर में गवर्नमेंट जो भी हमारे अपने रिसिप्ट्स या पेमेंट करेगी, एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू जनरेट करेगी, वो गवर्नमेंट बजट के अंदर सारा लिखा जाता है। और ये प्लान्ड स्टेटमेंट होती है, एक्चुअल नहीं होती। फिर से बोल रही हूँ क्योंकि ये आपको असर्शन रीजन आता है, आपको इस पे ध्यान रखना है। प्लस दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जो गवर्नमेंट बजट है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी को जनरेट करने में। फिस्कल पॉलिसी क्या है, इसमें क्या होता है, लास्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं। ऑब्जेक्टिव पे फिर मैं बोल दूं, मेरे अकॉर्डिंग तो 99% आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, राइट। इसमें ऑब्जेक्टिव में आपको कोई भी एक ऑब्जेक्टिव 3 to 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। बहुत रेयर, कभी कभी सारे ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिए जाते हैं ये, या केस स्टडी में आ जाता है। आपको एक एग्जाम्पल टाइप कुछ दे देंगे और आपको बोलेंगे कि गवर्नमेंट इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है। और इसमें अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट फर्स्ट 3 हैं जो है ना, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा इनमें से पूछा जाता है। बट इसके अलावा आपको और भी जो बाकी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें से भी आपको जो है इंडिविजुअल एक ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट आ जाएगा हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। सो नाउ व्हाट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, प्लान करती है कि जो भी रिसोर्सेज हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं उसको एक यूज में ना डालकर दूसरे यूज में डाल दिया जाए, जहां से वेलफेयर के चांसेस हैं। अभी हमारे पास 2 सेक्टर हैं इकोनॉमी में, एक होता है पब्लिक, एक है प्राइवेट, ठीक है। 2 सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक का मोटिव सोशल वेलफेयर, प्राइवेट का मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को वो इस तरह से एलोकेट करना चाहेगी सो दैट कि एक स्टेबिलिटी बनी रहे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में और इकोनॉमिक वेलफेयर में। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो कई बार देखती है, हम इकोनॉमी में देखते हैं नेसेसिटी गुड्स में है, लग्जरी गुड्स में है, दोनों है, दोनों प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्टेबिलिटी जो है इकोनॉमी में बनी रहे, हर एक जगह पे रिसोर्स जो है वो सही तरह से यूज होता रहे। और रिसोर्सेज को ठीक तरह से एलोकेट करने के लिए गवर्नमेंट 2 स्टेप्स या 2 चीजों पे ज्यादा फोकस कर लेती है। फर्स्ट इज टैक्स एंड टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज। सो गवर्नमेंट क्या करती है, जहां पे भी उसको लगता है कि ये हार्मफुल रिसोर्सेज हैं या यहाँ से इन चीजों से प्रोड्यूस करने से इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होगी, तो गवर्नमेंट वहां पे इन्वेस्टमेंट रोक देती है। कैसे रोक देती है, वहां पे टैक्सेस वगैरह लगा के फॉर द टाइम बिंग उस सेक्शन को रोक दिया जाता है। और जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि इस चीज की प्रमोशन हो, इस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, वहां पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है सो दैट उसकी प्रोडक्शन प्रमोट की जाए। सो टैक्सेस और कंसेशन या सब्सिडीज के थ्रू गवर्नमेंट रीएलोकेट ऑफ रिसोर्स कर लेती है। देन नेक्स्ट, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट को पता होता है कि ये जो रिसोर्स अगर प्रोड्यूस किए जाएंगे ना तो ये हमारी इकोनॉमी में वेलफेयर लेके आएंगे। बट प्राइवेट सेक्टर रेडी नहीं होता कि हम उसको प्रोड्यूस करें, क्योंकि उनको लगता है कि ये नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज हैं। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली उस चीज में पार्टिसिपेट करके उस चीज को प्रोड्यूस करती है और वेलफेयर की तरफ चलती है। तो सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट रीएलोकेट कैसे करेगी, डायरेक्टली वो गुड सर्विसेज प्रोड्यूस करके जो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करना चाहता। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इतना मैंने आपको करवा दिया कि आप 3 to 4 मार्क्स में बहुत इजीली इसको लिख सकोगे। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव उसको खत्म करना। बट यहाँ पे किस भेदभाव की बात की गई है, इनकम और वेल्थ की। तो इनकम और वेल्थ का भेदभाव किन में होता है, रिच और पुअर में। और गवर्नमेंट इसको खत्म करने के लिए क्या कर देगी, अपनी पॉलिसी के अंडर रिच के ऊपर टैक्स लगा देती है और पुअर सेक्शन को सब्सिडी दे देती है, सो दैट इनमें इक्वलाइजेशन आ जाए, इनमें स्टेबिलिटी रहे, बैलेंस रहे, रिच रिच ना हो जाए, पुअर पुअर ना हो जाए। सो इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ये 2 स्टेप्स लेती है।
जो मैंने अभी आपको बताया, इसको ही थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, बस थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, एग्जाम्पल दे दिया कि गवर्नमेंट एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह पुअर सेक्शन को दे देती है, फ्री में खाना दे देती है। तो ये सब क्यों किया जाता है? सो दैट एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहे और सोशल जस्टिस हमारे इकोनॉमी में चलती रहे। सो थर्ड पॉइंट, दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस, इकोनॉमिक टर्म यूज हुई है, मतलब इकोनॉमी में स्टेबिलिटी। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी कैसे आती है? दो चीजों से आ सकती है। अभी वो दो चीजें कौन कौन सी है? जब हमारा एक्सचेंज रेट और प्राइस लेवल, इनमें स्टेबिलिटी बनी रहे, ये स्टेबल रहे, हमारी इकोनॉमी को ये इम्पैक्ट ना करे। तो इसके लिए गवर्नमेंट अगेन दो स्टेप्स ले लेती है। अगर तो उसने इन्फ्लेशन या सरप्लस बजट को करेक्ट करना है, तो गवर्नमेंट खर्चे कम कर देती है और रेवेन्यू बढ़ा देती है अपने। और ऑन द अदर हैंड, अगर उसने डेफिसिट बजट को करेक्ट करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? खर्चे बढ़ा देती है और रेवेन्यू कम कर देती है। तो ऐसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दो वे से आ सकती है। तीसरी स्टेबिलिटी यहाँ पे जब बात की जाती है, जैसे हमारी इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल्स चलते हैं, बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, सो इन चीजों में भी ट्राई किया जाता है कि एक स्टेबल सिचुएशन बनी रहे और इकोनॉमी जो है वो वेलफेयर की तरफ विदाउट एनी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आगे बढ़ती रहे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का क्या है? ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ये तो एक ओवरऑल ही ऑब्जेक्टिव आ गया कि हमारी कंट्री में ग्रोथ रहे। ग्रोथ कैसे रहे? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से, टाइम टू टाइम जहां जहां पे भी जिस इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वहां वहां पे इन्वेस्टमेंट देनी चाहिए। प्लस गवर्नमेंट को अगर लगता है कि यहाँ इस चीज की प्रोडक्शन की बहुत जरूरत है, राइट, ये मेरी इकोनॉमी की वेलफेयर पे जाएगी, तो गवर्नमेंट वहां पे क्या कर देती है? टैक्स रिबेट दे देती है, इंसेंटिव्स दे देती है उन प्रोडक्शन वेंचर्स को, सो दैट ये प्रमोट हो। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट और क्या करती है? वेरियस असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस बनाती है हमारी कंट्री का। एजुकेशन की मैं बात करूं, हेल्थ केयर की मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट इन सब चीजों पे भी काम करती है, सो दैट एक इकोनॉमी में ग्रोथ बनी रहे। देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट और कहां पार्टिसिपेट करती है? बजट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करने की बात करती है, जिसके लिए वो वेरियस प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, मनरेगा की तरह, राइट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक पॉलिसी जिसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात की गई है, राइट। तो ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाती है गवर्नमेंट बजट के अंडर, मतलब इस स्कीम के लिए भी पैसे वगैरह निकाल दिए जाते हैं। प्लस और ये मेन हमारी जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, पॉवर्टी, उसको दूर करने में भी हेल्प करती है। देन नेक्स्ट, एज वी नो कि गवर्नमेंट के बहुत पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, राइट। रेलवे की मैं बात कर लूं, और भी बहुत कुछ जो है पब्लिक का गवर्नमेंट की तरफ से रन होता है, पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो इन सब चीजों को मैनेज करना, इनके एक्सपेंसेस रेवेन्यू को मैनेज करना, फाइनेंशियल कंडीशन को सही रखना, उसको भी गवर्नमेंट जो है अपने बजट के अंदर उसको भी ऑब्जेक्टिव रखती है। लास्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा, दैट इज रिड्यूसिंग रीजनल डिसपैरिटीज। सो गवर्नमेंट रीजनल डिफरेंसेस को भी खत्म करने का ट्राई करती है। लाइक एज वी नो, अर्बन रूरल दो रीजन्स होते हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है दोनों इकट्ठे ही ग्रो करे, दोनों स्ट्रॉन्ग रहे, कोई मतलब इनमें डिफरेंसेस ना रहे, राइट। हमारा अर्बन के साथ, रूरल के साथ साथ अर्बन, दोनों ये ग्रो करते जाएं। तो गवर्नमेंट इस चीज पे चाहती है कि बैलेंस ग्रोथ रहे, रूरल एंड अर्बन हर एक सेक्टर ग्रो करता रहे हर एक टर्म्स में। तो ये भी गवर्नमेंट बजट का मेन मोटिव रखा जाता है। तो ये था हमारा सारा सेक्शन गवर्नमेंट बजट का। आई होप आपको क्लियर होगा जो इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सो एक कंपोनेंट्स अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, प्लस इनकी क्या क्या स्पेशलिटी होती है, राइट। एक एक करके मैं बताऊंगी। सबसे पहले जो गवर्नमेंट का जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हैं, दैट इज रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिसिप्ट जहां से हमें पैसा आता है, और एक्सपेंडिचर जहां पे मैंने खर्चा करना है, राइट। मैंने नहीं, यहाँ पे तो गवर्नमेंट की बात की जा रही है। सिमिलरली आगे ये दो भी फर्दर डिवाइडेड है, रेवेन्यू और कैपिटल में। रेवेन्यू कैपिटल दोनों डिवाइड है। रेवेन्यू मतलब होता है शॉर्ट टर्म, कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म। अगर मैं रिसिप्ट की बात करूं, रिसिप्ट आगे होती है दो तरह की, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। और एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो पहले हम एक एक करके बात करेंगे। अभी इनको ना
इन सबकी एक एक डेफिनेशन है। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है, यहाँ पे देखो कौन सी होती है, दैट नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटी, मतलब जिससे ना कोई लाइबिलिटी बनती है और ना ही एसेट में कोई रिडक्शन आएगी, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट इसमें नॉट हट जाएगा, ये एसेट में रिडक्शन करते हैं और लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। सिमिलरली अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं, इससे क्या होता है, इट नीदर क्रिएट एनी एसेट, ना तो कोई इससे एसेट बनती है ना तो कोई लाइबिलिटी कम होगी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है, इससे एसेट क्रिएट होती है और लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, राइट। तो ये इन सबकी डेफिनेशन है। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मीनिंग मैंने आपको इसका समझा दिया, बट इसको लर्न करने की एक ट्रिक है, राइट, कि कैसे हम ऑन द स्पॉट फटाफट बता दे इसका ये डेफिनेशन है। क्योंकि अगर एकदम बताना पड़े, हम एक मिनट सोचते हैं, अच्छा लाइबिलिटी नहीं बनती, लाइबिलिटी बनती है, रिडक्शन होगी नहीं होगी, तो इसको लर्न करने की एक ट्रिक है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप वो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। तो बहुत अच्छे से मिनिमम मुझे लगता है 20-30 सेकंड में मैंने बताया हुआ है कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी, आप उसको देख लेना, और आपको बहुत रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक ट्रिक के साथ आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सारा लर्न करने का मैंने आपको बता दिया। अभी डायरेक्ट टेबल पे आ जाते हैं, ठीक है। टेबल में अगर मैं देखूं, दो होते हैं, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो जो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उसमें भी दो तरह के आगे फर्दर डिविजन्स हैं। कौन कौन सी है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट की, टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। अभी टैक्स रिसिप्ट कौन से होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं टैक्स की फॉर्म में। अभी टैक्स भी आगे दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इस पर डिफरेंस आपको पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, मतलब लास्ट सैंपल पेपर में भी था, लास्ट ईयर भी था, इस ईयर भी है, तो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आप इंपॉर्टेंट सॉरी क्या बोला था, डिफरेंस आपको आ सकता है। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, ये वो टैक्स है जिसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो किसी और पर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है आप शिफ्ट कर सकते हो आगे, ठीक है। तो जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स में क्या किया जाता है, इसमें फर्स्ट एग्जांपल आ जाती है हमारी इनकम टैक्स, जिस पर्सन पे लगा है उसको ही पे करना पड़ेगा, राइट। और इनडायरेक्ट की एग्जांपल आ जाती है जीएसटी। अभी यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर या होलसेलर पे लगता है, वो अगर रिटेलर पे डालता है, रिटेलर आगे कस्टमर से कलेक्ट करता है, मतलब इसका बर्डन आगे आगे शिफ्ट होता रहता है, राइट। सो जो डायरेक्ट टैक्स है हमारा, आप इसमें मीनिंग लिख देना, एग्जाम्पल लिख देना, दोनों का मीनिंग एग्जाम्पल, प्लस आप इसमें ये लिख सकते हो कि जो डायरेक्ट टैक्स है हमारा, ये उसको ही पे करना पड़ेगा जिसपे लगा है, और इनडायरेक्ट टैक्स आगे आगे फर्दर शिफ्ट होता जाता है, राइट। तो ये आप इसके बेसिक सा डिफरेंस, मीनिंग और एग्जांपल्स के साथ आप लिख सकते हो। उसके बाद हमारे आ जाते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट। गवर्नमेंट के पास और कौन कौन से रेवेन्यू के सोर्सेज हैं जो टैक्स की फॉर्म में नहीं है, बट और भी गवर्नमेंट यहां से भी पैसा अर्न कर लेती है। इसमें क्या आ जाते हैं, फीस होगी, कोई फाइन गवर्नमेंट इकट्ठे कर रही है, राइट, कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वहां से कोई इनकम आ रही है, राइट, किसी भी तरह का प्रॉफिट इनकम, ये सब गवर्नमेंट यहाँ से भी पैसा कमाती है। इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आ जाती है एस्टीट्स। सो एस्टीट क्या होता है, जैसे कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल हायर नहीं है, तो वो गवर्नमेंट के पास आ जाती है, तो गवर्नमेंट के लिए वो भी तो एक रिसिप्ट का सोर्स ही है ना, एस्टीट जिसका लीगल हायर नहीं है उस प्रॉपर्टी का, और वो गवर्नमेंट के पास जब शिफ्ट हो जाती है, दैट इज ऑल्सो कवर अंडर नॉन टैक्स रिसिप्ट। सो ये गवर्नमेंट के सारे मेजर सोर्सेज थे। आगे बात कर लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। गवर्नमेंट के पास ऐसे कौन कौन से कैपिटल रिसिप्ट है, लॉन्ग नेचर, राइट। रेवेन्यू मैंने बोला था शॉर्ट नेचर होते हैं, कैपिटल लॉन्ग नेचर होते हैं, ठीक है। सो अभी मैं बात करूंगी कैपिटल की। सो कैपिटल में क्या किया जाता है, कौन कौन से रिसिप्ट आ जाते हैं इसमें, गवर्नमेंट में बड़े लेवल पे कौन कौन से सोर्सेज आते हैं पैसे के, बोरोइंग कर सकते हैं गवर्नमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट ने कहीं पे पैसा लगाया था वहां से पैसा अब निकाल लिया, राइट। गवर्नमेंट को लोन की रिकवरी हुई है कहीं से, ठीक है, लोन का पैसा आया है कहीं से, मतलब रिकवर किया टाइप ऑफ, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, अभी उसने पैसे मोड़ दिए हैं, तो वो वाला यहाँ पे रिकवरी की बात की गई है। तो गवर्नमेंट के ये सोर्सेस जो है रहते हैं हमारे रिसिप्ट्स के अंदर। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू मीन्स शॉर्ट टर्म, कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म। सो
जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे करती है, सैलरी, पेंशन, किसी को ग्रांट दे दी, यहाँ पे खर्चा। और बड़े नेचर के खर्चे कहाँ पे करती है गवर्नमेंट, किसी को लोन दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, हॉस्पिटल बना रही है, तो ये कैपिटल में आ जाएगा। अभी इस सेक्शन में भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी एक टर्म बोल देंगे, बोरोइंग, बताओ क्या होती है। आप क्या बोलोगे, बोरोइंग इज इन कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट क्रिएट एसेट एंड कॉज रिडक्शन इन सॉरी इट क्रिएट्स लाइबिलिटी एंड कॉज रिडक्शन इन एसेट। ठीक है, इतना सा बस लिखना है, रीजन देना है साथ में, क्रिएट लाइबिलिटी एंड कॉज रिडक्शन वाला, और साथ में बता देना ये रेवेन्यू या कैपिटल है। सिमिलरली जीएसटी अगर आपको बोल दिया क्या है, सो आप बोलोगे जीएसटी इज एन रेवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज इट्स नीदर क्रिएट एसेट नॉट कॉज रिडक्शन इन, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने यहाँ, सॉरी जीएसटी में क्या होता है, इट क्रिएट्स लाइबिलिटी नॉट क्रिएट लाइबिलिटी नॉर कॉज रिडक्शन इन एनी एसेट। तो ऐसे आपको सिंपल एक एक्सप्लेनेशन दे देनी है, बताना है क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, क्या है, और साथ में क्रिएट लाइबिलिटी कॉज रिडक्शन वाला एसेट वाला जो भी आपको एक्सप्लेनेशन दोनों के साथ में दे देनी है। तो देखो अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करवाए, उसमें से भी मैंने आपको बोला क्वेश्चन आता है, कंपोनेंट्स करवाए, इसमें से भी आता है, नेक्स्ट टॉपिक है डेफिसिट का, इसमें से भी आता है। तो तीनों टॉपिक्स मैंने सिर्फ वही डाले हैं जिसमें से क्वेश्चन आता है आपको। तो जो बजट डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कमी। कमी अब यहाँ पे कैसे, जब भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होंगे उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट के डेफिसिट के अंदर हमारे पास तीन तरह के डेफिसिट्स जनरली पाए जाते हैं। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू एंड प्राइमरी। जो बजट डेफिसिट है वो तो मेन हेडिंग है। ठीक है, सो बजट डेफिसिट का पहले मीनिंग कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब भी एक्सपेंस रेवेन्यू से ज्यादा होगा, टोटल एक्सपेंस टोटल रेवेन्यू से ज्यादा होगा, तो वो क्या आ जाएगा, बजट डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में क्या आ जाता है, फिस्कल डेफिसिट भी जिसमें हम टोटल ही लेते हैं, ठीक है, बट हम इसमें जो एक्सपेंडिचर वाला केस है ना, उसमें बोरोइंग्स नहीं लेंगे। राइट, मतलब जब भी हमारे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा है बट बोरोइंग्स हम इस कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो वो फिस्कल डेफिसिट है। और हम फिस्कल डेफिसिट को ये भी बोल सकते हैं कि दैट फिस्कल डेफिसिट जो है वो बोरोइंग्स के भी इक्वल माना गया है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। सो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस ज्यादा होंगे रेवेन्यू रिसिप्ट से। और लास्ट है हमारा फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सो यहां से भी आपका ना फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला निकल आएगा, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। सो फिस्कल डेफिसिट के तीन फॉर्मूला हो गया, एक तो ये बोरोइंग के बराबर है, दूसरा टोटल माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग, इस केस में हम बोरोइंग नहीं लेते, और तीसरा हमारा ये आ जाएगा प्राइमरी प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो ये तीनों के फॉर्मूला आ जाएंगे, तीन डेफिसिट, फिस्कल, रेवेन्यू, प्राइमरी। इसका मैंने एक छोटा सा चार्ट भी बनाया है, पढ़ना है एक बार देख लेते हो, मतलब मन करे तो आप एक बार देख लेना, समझ आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैंने इसमें ना दो न्यूमेरिकल्स भी डाले हैं, फटाफट इसको भी देख लेते हैं, सो दैट अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाए, वैसे न्यूमेरिकल आपको आ जाता है इसमें, तो अगर इनकेस आपको न्यूमेरिकल आ जाए तो आप इजीली कर सको। थोड़ा सा मैं स्क्रीन छोटी करूंगी, चलो दिखाई देती हूँ, मैं बार बार कर दूंगी। हाँ जी, तो इसमें आपको क्या निकालना है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स। तो एक बार देख लेते हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट मैंने बोला था अदर देन बोरोइंग्स। तो टोटल रिसिप्ट में भी तो दो चीजें ही होती है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला क्या निकाला, टोटल एक्सपेंडिचर में पहले तो रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर दिए, अब कैपिटल रिसिप्ट माइनस करने थे, बट उसमें हमने बोरोइंग माइनस नहीं करनी, बाकी सब माइनस कर देंगे। दैट मीन्स नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। एक बार तीनों की हम देख लेते हैं, देखो सो स्क्रीनशॉट हो गया, चलो, तो टोटल एक्सपेंडिचर ये रहा, उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट का टोटल ये रहा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ही लिखा हुआ है 2 3 वाला, और तीसरा हमने कैपिटल रिसिप्ट माइनस करनी है बट बोरोइंग नहीं लेनी, मतलब ये दो ले लेंगे। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन और अदर रिसिप्ट, फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा हमारा। एक बार देख लेते हैं, ये देखो तीनों को माइनस कर दिया, वही 5 15164 12,000
रेवेन्यू रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर, और इसी के साथ मेरा फिजिकल डेफिसिट आ गया। फिर है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट तो बहुत सिंपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों की हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर पे मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट गिवन है, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू माइनस करेंगे तो मेरा रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। तीसरा मेरा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट, उसका फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट, अभी मैंने दूसरे नंबर पे कैलकुलेट किया, और इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देनी है, ये रही इंटरेस्ट पेमेंट। फटाफट देख लेते हैं एक बार, ये देखो, ये डायरेक्ट डायरेक्ट गिवन था रेवेन्यू डेफिसिट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी गिवन है, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट भी गिवन है, माइनस कर दिया। और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट, ये मैंने कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है, तो ये मेरा प्राइमरी डेफिसिट भी निकल के आ गया। बड़ा सिंपल है, और ये कई बार 6 मार्क्स में आ जाता है। सेम, मतलब इसमें ना दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं, एक जो मैंने अभी आपको फर्स्ट वाला करवाया और एक ये है। बहुत चांसेस है आपको इन दो टाइप के ही क्वेश्चंस आए, बहुत ज्यादा चांस है। तीसरा मुझे नहीं लगता कोई आएगा, क्योंकि मैंने यही देखे हैं ज्यादा। वैल्यूज चेंज हो सकते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर, बट एक कंसेप्ट या एक मैं बोलूँ ना स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन यही होता है ज्यादातर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है हमारा। हमें निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल एंड प्राइमरी। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, और रेवेन्यू रिसिप्ट में अभी मैंने आपको बोला दो चीजें आती हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स। देखो दोनों गिवन है, ये टैक्स गिवन है, ये नॉन टैक्स गिवन है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से टैक्स और नॉन टैक्स मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, दोनों को टोटल करूंगी रेवेन्यू रिसिप्ट ही निकलेगा। आ गया मेरा फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा है फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट का मैंने अभी आपको एक और फॉर्मूला बोला था कि वो बोरोइंग्स के इक्वल होता है। जब भी आपको छोटा क्वेश्चन आए ना इस तरह का, तो आप डायरेक्ट सीधा ही लगाओ फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग के बराबर है। मतलब जब पूरा डाटा नहीं गिवन होता ना, तब हम फिजिकल डेफिसिट को मान लेते हैं बोरोइंग के इक्वल। जब पूरा डाटा गिवन होता है तो हमें प्रॉपर कैलकुलेट करके ही दिखाना पड़ता है, बोरोइंग को छोड़ के बाकी सब माइनस कर दो। आई होप आप समझ रहे हो, नहीं समझ आ रही तो बता देना कमेंट में, दोबारा छोटा सा शॉर्ट बना दूंगी इस पे भी, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग के इक्वल होता है। लास्ट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सो इंटरेस्ट गिवन है 20, फिजिकल डेफिसिट आया 32, ये मेरा आ गया प्राइमरी डेफिसिट। सो ये सिंपल से न्यूमेरिकल थे। सो गवर्नमेंट बजट का इंपॉर्टेंट मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया, न्यूमेरिकल्स, सारे डेफिसिट्स, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, ठीक है। तो सब कुछ हो चुका है। फिर भी कुछ रहता है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट्स में। सो बस इतना ही करना है गवर्नमेंट बजट में, और करने की जरूरत नहीं है, इसमें से आपका हो जाएगा, कवर हो जाएगा आराम से। बस इसको थोड़ा डिटेल में ये जो पूरा वीडियो है इसको अच्छे से सुन लेना, क्योंकि नोट्स में इतना डिटेल में नहीं बताया जा सकता, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से ही कई चीजों को मैंने लिखा है, ठीक है। तो होपफुली अच्छा लग रहा होगा, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।